नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। पाकिस्तान की पीओके से लगातार बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। अभी तक हमने देखा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर IBN7 ने जब आपको पहली बार पीओके में पाक सेना की बर्बरता की तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद ये नया वीडियो सामने आया है। पीओके के पाकिस्तानी नेता का भाषण आया है जिसमें वो पीओके को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में आजादी की मांग और पाक सेना की बर्बरता की खबर आने के बाद भारत से पीओके जाने वालों में बहुत कमी आई है। सोमवार को एक भी भारत का नागरिक पीओके नहीं गया। पाकिस्तान ने भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए लोग भी वापस जाने में अब घबरा रहे हैं। वो लोग पीओके में खराब हालात के चलते दहशत में हैं। ग्रेटर नोएडा ने बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर को गौमांस की अफवाह के बाद अखलाक की हत्या और उनके बेटे पर जानलेवा हमले की 5 दिन बाद भी इलाके में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा हालात में सोशल साइट्स पर फैलाई जा रही अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं और रविवार और सोमवार को इस तरह की 2 अफवाहों की वजह से माहौल बिगड़ने के बाद पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस को शक है कि बिसाहड़ा गांव में हुई घटना की तस्वीरें सोशल साइट्स पर डालने वाले दीपक का ही हाथ इन दोनों अफवाहों के पीछे भी है। बिसाहड़ा गांव में हुई घटना के बाद से ही फरार चल रहे दीपक को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। इस बीच एयरफोर्स में काम करने वाले अखलाक के बेटे सरताज ने कहा है कि गांव जाने को लेकर अभी उसने कोई फैसला नहीं किया। सरताज ने कहा कि हम बचपन से उसी गांव में रह रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बिसाहड़ा गांव के आसपास के 20 गांवों में सद्भावना समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा सभी गांवों में मृत पशु की जानकारी भी पाई जा रही है। नोएडा पुलिस के मुताबिक 28 सितंबर की रात दादरी कांड के मुख्य आरोपी विशाल और शिवम के मोबाइल की लोकेशन गांव के आसपास की थी। विशाल के पिता संजय राणा ने दावा किया था कि उनका बेटा विशाल और भतीजा शिवम गांव में ही नहीं थे। वहीं बिसाहड़ा गांव के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं सोमवार को पुलिस ने गांव में धारा 144 का उल्लंघन कर मंदिर में पंचायत किए जाने के मामले में हिंदू रक्षा दल के खिलाफ मामला दर्ज किया। असदुद्दीन ओवैसी ने IBN7 से खास बातचीत में कहा कि उनके दादरी दौरे को राजनीति से जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं परिवार को दिलासा देने के लिए गया था। यूपी के गद्दावर मंत्री आजम खान ने दादरी हत्याकांड के बाद UN को खत लिखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस देश के मुसलमान खौफ में हैं और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आजम खान ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र में इंसाफ की मांग करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो देश के खिलाफ नहीं हैं। वहीं आजम खान ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आजम खान के UN जानने वाले बयान पर अब बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। अखिलेश सरकार से आजम खान के इस्तीफे की मांग की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने दादरी के SDM को एक सप्ताह में हटाने की मांग की है। छात्रों के अनुसार दादरी के SDM राजेश कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार को धमकी दी थी। अखलाक की मौत के बाद यूपी में शुरू हुई मुआवजे की सियासत पर शहीद दरोगा मनोज मिश्रा के परिवार वालों ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। मनोज के पिता ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी करते करते शहीद के नाम पर सरकार 1 रुपया मुआवजा भी नहीं दे पाई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अयोध्या का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा। नेटवर्क 18 से बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं। लालू ने यह भी कहा कि मोदी अयोध्या जाकर माफी मांगे। IBN7 से खास बातचीत में लालू यादव ने कहा, मेरे बयान को बेवजह तूल दिया जा रहा है। लालू ने बीजेपी की तुलना गिरगिट से की। वहीं बीफ मामले पर दरभंगा के CGM कोर्ट में लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इसी मामले में मुजफ्फरनगर में दर्ज केस में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बिहार में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच अब बीफ बैन भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। सुशील मोदी ने यहां पर कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर तस्करी रोककर हजारों गायों को काटने से बचाया। बिहार में सरकार बनी तो हम गौहत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। बीजेपी गौवंश की रक्षा कर गोपालकों का जीवन उन्नत बनाएगी। यही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के गोमांस वाले बयान को लेकर भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि गोमांस वाली बात शैतान ने उनके मुंह में बुलवाई थी। अभी से उन पर शैतान हावी हो गया है तो आगे क्या होगा। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने लालू के बीफ वाले बयान पर निशाना साधा। रामकृपाल ने कहा कि ऐसा बयान देकर लालू ने यदुवंशियों और हिंदुओं को कलंकित किया। दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद ने भी लालू के बीफ वाले बयान पर निशाना साधा। कीर्ति आजाद ने कहा कि लालू प्रसाद खुद भी गौमांस खाते रहे होंगे।
एनडीए की सरकार बनने पर गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी ही नहीं तो कानून कहां से आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार से भी नेटवर्क 18 ने खास बात की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी दरअसल जाति की राजनीति कर रही है, सिर्फ ऊपर से उसने विकास का चोला पहन रखा है। नीतीश ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी जमकर निशाना साधा, उसे महिला विरोधी बताया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले काम कम करते हैं और प्रचार ज्यादा करते हैं। बिहार बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव ने IBN 7 से खास बातचीत में ओवैसी और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। नंदकिशोर ने कहा कि ओवैसी बिहार में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लालू पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू का गोमांस पर दिया बयान शर्मनाक है, इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना होगा। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के दोनों बेटों के हलफनामे से खुलासा हुआ है कि बड़ा बेटा छोटा है और छोटे की उम्र ज्यादा है। चुनावी हलफनामों के मुताबिक बड़ा बेटे की उम्र छोटे से 1 साल कम है और बड़े बेटे तेज प्रताप की उम्र 25 जबकि छोटे तेजस्वी की 26 साल बताई गई है। चुनावी हलफनामे में लालू के बेटों की उम्र में हेराफेरी के चलते अब यहां पर पप्पू यादव ने हमला बोलते हुए चुनाव आयोग से इस मामले की जांच की मांग की है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 अक्टूबर की रैलियों के कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। अब पीएम मोदी 3 के बजाय 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अब 8 अक्टूबर को मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय और नवादा में 4 रैलियां करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 9 अक्टूबर को 3 रैलियां करेंगे जो सासाराम, मखदुमपुर और अरवल में होंगी। 10 अक्टूबर को पीएम मोदी की रैली रद्द कर दी गई है। सूत्र कहते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में ज्यादा समय देना चाहते हैं और इस बाबत उन्होंने पार्टी के आला नेताओं को बता भी दिया है। लालू और सुशील मोदी को मंगलवार शाम 3 बजे तक चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देना होगा। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर बिहार के किशनगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। ओवैसी ने रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे। छातापुर विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर अली ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोला। अकबर अली का आरोप है कि उन्हें टिकट देने के बाद लालू के करीबी भोला यादव ने उनसे पैसों की मांग की। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बिहार बीजेपी प्रभारी अनंत कुमार और बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे पिरपैंती, रोसड़ा और भागलपुर और समस्तीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहारशरीफ, बांकीपुर और पटना साहिब में प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन खगड़िया, बांका, मुंगेर और तारापुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के बिगड़े बोल पर सख्त है। लालू राबड़ी के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आयोग के रडार पर हैं। आयोग की सख्ती से इन तीनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार चुनाव पर सट्टेबाज भी लगातार सट्टा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सट्टा बाजार काफी गर्म है। अब तक 25,000 करोड़ का सट्टा बिहार चुनाव पर लग चुका है। सट्टेबाजों ने बीजेपी को पहली पसंद बताया है। चुनावों में प्रचार के लिए लगे हेलीकॉप्टरों की भीड़ ने एयरपोर्ट अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। एयरपोर्ट पर दबाव बढ़ने के कारण अब एयर ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है। नतीजा यह है कि यात्री परेशान है। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली में एक शख्स की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मामले की छानबीन शुरू हो गई है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में देर रात हुई फायरिंग में नाबालिग बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग के विरोध में लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। दरअसल रात 11 बजे साहिल प्रॉपर्टी नाम से बने ऑफिस में नशे में धुत कुछ लड़के हंगामा कर रहे थे। मौजूद वहां पर लोगों ने इसका विरोध किया तो हवा में फायरिंग शुरू कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के एक गिरोह को यहां पे 6 लोगों के साथ गिरफ्तार किया और 209 महंगे मोबाइल फोन भी बरामद किए। बाजार में इन मोबाइल फोन की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस साल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो से 1 करोड़ रुपए की फोन की चोरी इस गिरोह ने की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गिरोह ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट से चोरी के मोबाइल फोन बेचा करता था। पुलिस ने इस मामले में अब फ्लिपकार्ट को भी नोटिस दिया है। मुंबई पुलिस ने डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाने वाले एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने पिछले कुछ महीने में करीब 500 डुप्लीकेट एटीएम बनाकर सैकड़ों लोगों को चूना लगाया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग को प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए यहां पर बातचीत की और इसको आगे बढ़ाने पर पूरी कोशिश की। इस बातचीत में वैश्विक मंदी की बढ़ती चिंताओं के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के उपायों पर खासा ध्यान दिया गया। मर्केल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा मच गया। इस दौरान निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई देखने को मिली। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायकों ने पिछले साल आई बाढ़ से प्रभावितों के उचित मुआवजे और हेलीकॉप्टर के जरिए वैष्णो देवी यात्रा पर सर्विस टैक्स लगाए जाने का विरोध किया,
इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीफ बैन का मुद्दा उठाया और इसका विरोध भी किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए स्थगित की गई। दिल्ली पुलिस की नामंजूरी के बावजूद दिल्ली की केजरीवाल सरकार 22 अक्टूबर को कार फ्री डे मनाने पर अड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा है कि 22 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे तक आधे दिन के लिए कार फ्री डे मनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा कार फ्री डे को मंजूरी न देने पर परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कार फ्री डे के रास्ते में राजनीतिक अहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। आज केजरीवाल के एक मंत्री इसी मुद्दे पर एलजी नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। सरकार एलजी से कार फ्री डे मनाने में दिल्ली पुलिस का सहयोग मांगेगी। घरेलू हिंसा के और जान से मारने की कोशिश के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। भारती को सुप्रीम कोर्ट ने भी तगड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा। वहीं सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो समझौते के पक्ष में नहीं है। लिपिका का रुख जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ को किसी भी तरह की फौरी राहत देने से मना कर दिया। ये बता दें कि सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने उन पर हत्या की कोशिश, दहेज के लिए प्रताड़ित करने समेत कई आरोप लगाए हैं। वाराणसी में सोमवार को हुए हंगामे के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी के एसएसपी को फोन कर हालात का जायजा लिया। इससे पहले बनारस में संतों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकाली गई प्रतिकार रैली में भारी हंगामा हुआ। रैली में जुटी भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग लगाई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू है, जो कि बाद में हटा दिया गया है। हिंसा के आरोप में पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया। एहतियातन मंगलवार को बनारस में सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। गौरतलब है कि गत 23 सितंबर को वाराणसी में पुलिस ने गणेश मूर्ति विसर्जन पर अड़े संतों पर लाठीचार्ज किया था। बनारस में लाठीचार्ज की निंदा करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला और बनारस के डीएम और एसएसपी को हटाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रविवार से सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। इसमें 4 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि एक दहशतगर्द भी मारा जा चुका है। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया है कि हंदवाड़ा में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद अभियान चलाया गया, जहां मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। इधर दूसरी जगह चल रही मुठभेड़ में एक और आतंकी मारा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शहर इटावा में एक महिला सिपाही के साथ उनके ही विभाग के सिपाहियों ने रेप किया। इटावा पुलिस लाइन में तैनात इस महिला को ड्यूटी के लिए मुरैनापुर भेजा गया था और ड्यूटी से वापस आते वक्त 2 सिपाहियों और गाड़ी के एक ड्राइवर ने महिला के साथ बलात्कार किया। शीनापुरा हत्याकांड में आरोपी संजीव खन्ना, इंद्राणी के ड्राइवर श्याम और मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। संजीव खन्ना और श्याम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। उधर इंद्राणी की हालत में मामूली सुधार है। आज डॉक्टर मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे। इंद्राणी की तबीयत अचानक खराब होने के मामले में उन 3 जेल कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है, जो अक्सर इंद्राणी को दवा देते थे। इसमें से 2 महिला और 1 पुरुष जेल कर्मी हैं। मुंबई पुलिस ने राधे मां पर लगाए गए आरोपों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। अभिनेत्री डॉली बिंद्रा सहित 4 लोगों की शिकायतों की जांच के बाद अब पुलिस ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि अभी तक की जांच में राधे मां के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने एफिडेविट में लिखा है कि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ काला जादू करने के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए काला जादू का मामला बनता नहीं। साथ ही साथ जिस ट्रस्ट के पैसों को लेकर जांच होनी है, उसके लिए मुंबई पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को चिट्ठी लिखी है। पुलिस द्वारा दायर किए गए हलफनामे का जवाब अब शिकायतकर्ता वकील फाल्गुनी 2 हफ्तों में बॉम्बे हाईकोर्ट को देगी। मुंबई के दीघा इलाके में बने अवैध इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू की है। इस कार्रवाई में प्रथम चरण में पार्वती, शिवराम और केरो प्लाजा नामक इमारतों में यहां पर तोड़फोड़ शुरू की गई है। प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले दीघा इलाके में 90 अवैध इमारतों को नोटिस देकर बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दिया था। बिहार के औरंगाबाद में डायन का आरोप लगाकर पड़ोसियों ने एक महिला की पीट कर हत्या की। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीती रात एक सब इंस्पेक्टर शराब पीते हुए कैमरे में कैद हो गया। पुलिसकर्मी का नाम सीताराम गोलकर है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस पीपी नावेलकर शिवराज सरकार से नाखुश हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बाइक की डिक्की में 5 लाख रुपए का बैग 2 नाबालिग बच्चों द्वारा चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब बद्रीनाथ धाम की हर जानकारी आपको एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध होगी। इसके लिए बनाए गए शुभ बद्रीनाथ यात्रा मोबाइल ऐप का सीएम हरीश रावत ने शुभारंभ किया।
कटक में खेले गए दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत में 3 मैचों की टी20 सीरीज भारत के हाथ से निकल गई और बढ़त बना ली दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से। टीम इंडिया के इस लचर प्रदर्शन के बीच मैदान पर दर्शकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते 51 मिनट तक खेल रुका रहा। आईएसएल सीजन 2 के एक अहम मुकाबले में एफसी पुणे टीम ने मुंबई सिटी को हरा दिया। सांधली की डबल स्ट्राइक की बदौलत पुणे ने मुंबई पर 3-1 से जीत दर्ज की। वहीं सीजन का चौथा मैच आज केरला ब्लास्टर्स और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा।